काशीपुर दौरे पर सीएम धामी करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक किया रोड शो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को दी चाबी। महिलाओं से तैयार हर्बल कलर स्टॉल का विधायक ने किया शुभारंभ। विधायक ने महिलाओं की सराहना करते हुए आत्मनिर्भर बनाने सहयोग करने की अपील। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रदेश स्तरीय महाधिवेशन। जिलाध्यक्ष व महामंत्री समेत जिला कार्यकारिणी को एसडीएम ने दिलाई शपथ। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की दी शुभकामनाएं। वन अग्नि की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक से आम जनता को किया जा रहा जागरूक। पर्यावरण को बचाने कार्यक्रम का आयोजन। हल्द्वानी में जजी कोर्ट के बाहर युवक को मारी गोली। हमलावर फरार, युवक गंभीर रूप से घायल। निजी अस्पताल में युवक को कराया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रुद्रपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल पर पार्टी ने एक बार फिर अपना विश्वास दिखाया है। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष पद के लिए 15 लोगों ने दावेदारी जताई थी, लेकिन पार्टी ने कमल जिंदल को ही जिम्मेदारी सौंपी। जिंदल की अगुवाई में पार्टी ने निकाय चुनाव में 7 निकायों में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उनकी भूमिका को पार्टी ने महत्वपूर्ण माना है। इसके साथ ही पार्टी विधायक शिव अरोरा, महापौर विकास शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें बधाई दी। मैंने पिछली बार भी पार्टी ने दायित्व दिया। मैं विद्यार्थी परिषद से काम मैंने चालू करा। परिवार की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो पार्टी का दायित्व है। पहले जिलाध्यक्ष चुना है, इस बार पार्टी ने फिर मुझ पर विश्वास करा जताया, तो मैं पार्टी नेतृत्व का, आदरणीय मुख्यमंत्री है, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अब प्रयास ये रहेगा कि 2027 के अंदर 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते। भारतीय जनता पार्टी ने कमल जिंदल जी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व सौंपा है, और ये संगठन का सर्वसम्मति निर्णय है। बूथ से लेकर प्रांत तक का ये निर्णय है, और ये सारे कार्यकर्ताओं को स्वीकार। देहरादून से खबर है, जहां बीजेपी ने 18 जिला अध्यक्षों की घोषणा की, जहां 5 जिला अध्यक्षों को रिपीट किया, वहीं 11 जिला अध्यक्षों के नए चेहरों पर मुहर लगी है। इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पार्टी नए चेहरों को तवज्जो दे रही है, ताकि वर्ष 2025 के लिए एक अच्छी टीम खड़ी हो सके। देखिए, पार्टी का फोकस जो है नेतृत्व उभारने पर है, क्योंकि हम कल की भाजपा को भी मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए हम युवा नेतृत्व को तरजीह दे रहे हैं। और आपने हमारे तमाम निर्णयों में देखा होगा कि पार्टी युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है। हम आज से 20-25 साल बाद की भाजपा को देख रहे हैं, आज उसको गढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। देहरादून में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार से सील किए गए मदरसों, मस्जिद की सीलिंग खुलवाने की मांग की। मुस्लिम सेवा संगठन ने मदरसों में अवैध फंडिंग पर अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि उत्तराखंड के मदरसों में किसी भी तरह से अवैध फंडिंग नहीं हो रही है। जो हमारे धर्म समुदाय के लोग हैं, वही अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दान देते हैं। दावा नहीं होता है, दलील होती है। इस समय उत्तराखंड के या देश के विपक्ष के पास ये कोई दलील नहीं है कि वो माइनॉरिटी के साथ है। वो सिर्फ माइनॉरिटी के वोट्स पर टाका डालने का काम कर रहे हैं। अगर वो माइनॉरिटी के साथ होते तो ये लड़ाई हम नहीं लड़ रहे होते, ये लड़ाई वो लड़ रहे होते। और बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा वो सिर्फ माइनॉरिटी के साथ हैं। इस समय विपक्ष इंसाफ के साथ नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है, ये इंसाफ नहीं हो रहा है। बार बार बात करी जा रही है मदरसों की तालीम की। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मदरसों की तालीम जो है वो डिवाइन तालीम है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। देखिए, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम दी जाती है वो साइंटिफिक तालीम दी जाती है। दैट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड।
कुरान हो, गीता हो, गुरबानी हो, बाइबल हो, ये और जितनी ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये डिवाइन हैं। तो मदरसों में कुरान अजीम की तालीम होती है, हदीस की तालीम होती है। मदरसों में दो तरह के बच्चे होते हैं, उसमें 70% बच्चे शहरों में, ख़ास तौर पर उत्तराखंड में ऐसे बच्चे जो अदर स्कूलों के बच्चे हैं, 30% ही बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे पास कुरान अजीम की तालीम लेते हैं। वो भी ये बच्चे 10-12 साल की उम्र तक के होते हैं, उसके बाद अगले स्कूलों में और अगले बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं। तालीम की तो ये बात रही। रहा फंड का मामला, फ़ंड हमारे यहाँ इस्लाम में कुरान अजीम और हदीस के तहत हर मुसलमान के लिए अपनी कमाई में से 2.5% देना जरूर वाजिब है, लाजिम है। उसको कहते हैं ज़कात और सदका। हमारे यहाँ 3-4 तरह के फ़ंड होते हैं। गरीब इमदाद देगा जिस पर ज़कात नहीं है, उससे ऊपर का वो अपने सदक़े देगा, सदक़े अमीर भी देता है। ऐसे जो मालदार लोग हैं वो ज़कात देते हैं। तो हमें जाने की ज़रूरत कहाँ है। पौड़ी से खबरें, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित कर निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग ने दुकानदारों को खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने, मिलावटी उत्पादों से बचने और स्वच्छता का पालन करने के निर्देश भी दिए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार आज नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम के साथ मिलकर होली त्योहार के मध्य नजर सैंपलिंग और छापेमारी की। डीएम सर पौड़ी, उनके आदेशों के अनुसार जो है होली में हम लोग मिलावटखोरी के होली के टाइम पे जो होती है खाद्य पदार्थों में मिलावट, उसके अगेंस्ट हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं होली में। अभी आज हम पौड़ी में कर रहे हैं। सभी दुकानों में जो भी मिठाइयाँ वगैरह, स्पेशली होली में मावा होता है, गुजिया, मिठाइयाँ अन्य प्रकार की, और भी जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे नमकीनों में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, तेल घी वगैरह हो गया, उन सब की सैम्पलिंग वगैरह के लिए हम लोग आज कर रहे हैं यहाँ पे अभियान। आगामी त्योहारों की दृष्टि रखते हुए जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार बाजार में जो है होटल या अन्य जो भी दुकानें हैं उनके निरीक्षण किया जा रहा है और उनका सैंपल भर करके जो है भेजा जा रहा है। डीएम सर पौड़ी, उनके सोनप्रयाग स्थित होटल में एकाएक आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों व पुलिस ने आग को बुझाने का प्रयास किया। आपको बता दें, शाम करीब 6 बजे एक होटल की तीसरे मंजिल में फैब्रिकेटेड हॉट्स बने हुए थे, जिनमें एकाएक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। होटल पे आग लगी, सरकार की तरफ से ना फायर ब्रिगेड आया, ना यहाँ पे एसडीआर के सामने पे ये आग लगी। एसडीआर वाले अपना सामान बाहर निकालने पर होटल को बचाने के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं। हमने इनको पूछा कि अगर होटल पे आग लग गई तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है? इन्होंने कहा हमारे पास ऐसे कोई व्यवस्था नहीं, फायर की भी गाड़ी नहीं आई। यहाँ पे देखो लोकल लोगों ने अभी भी आग बुझाई है। हमें दुख इस बात का है कि सरकार की क्या व्यवस्था है। सोनपुर में केदारनाथ घाटी में सोनपुर मुख्य पड़ा हुआ है, पर हमें दुख है कि गवर्नमेंट केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। ये उनके पास फायर में 3-4-5 घंटे हो गए, अभी तक फायर की गाड़ी नहीं आई यहाँ पे। किसान पे आग में हमारा मकान जल करके राख हो गया। न तो एसडीआरएफ वाले न पुलिस वाले, दोनों महकमे दारू पी करके लंबे पड़े हैं और कुछ नहीं। एक भी आदमी आग बुझाने को नहीं आए, एक आदमी भी नहीं। केवल अपना सामान बचा रहे हैं लाखों का। इनका जलेगा तो गवर्नमेंट देगी, और हमारा जला हमारा कौन देगा? कौन देगा? दारू के यहाँ सारे ठेके खुल रखे हैं, मीट के ठेके खुल रखे हैं। गलत सही। अरे एक भी पुलिस वाला बाहर नहीं, एक भी एसडीआरएफ वाला हमारे साथ एक ने भी मदद नहीं की। खबर रामनगर से है, जहां आम और लीची के बागों में समय से पहले आई बौर से खुशहाली छा गई है। जी हां, मौसम अनुकूल रहने से आम के पेड़ों पर पहले ही बौर आ गया है, जिससे किसानों में जबरदस्त उत्साह है। लीची के बाग भी फूलों से लदे हैं, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें, फलों की ये बहार किसानों के लिए अच्छे मुनाफे का संकेत दे रही है। फसल की वजह अच्छी है। आम का वो भी बोर भी अच्छा आ गया। आम में भी वहाँ बोर है, 15 दिन पहले आ गया, बहुत अच्छा बोर है। अरुण हुंडीवाल, ये आम के बौर देखिए कितने बढ़िया आए हुए हैं, और इधर भी ये सब आम के बौर हैं, आ चुके हैं आम के, और ये आप खुद ही देख सकते हैं पेड़ पर। दिखाइए जरा। इस समय क्योंकि ठंड बहुत कम पड़ी है और मैं क्षेत्र भ्रमण में मैं कहीं पर भी किसानों से संपर्क कर रहा हूँ या खुद अपने निरीक्षण में देख रहा हूँ मौका मुआयने में कि इस बार आम और लीची और किसानों का फीडबैक लेने के बाद मुझे ये आश्वस्त हूँ कि इस बार आम और लीची की फसल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि
इसमें जो बहुत जल्दी आने का कारण आपने पूछा, इसमें थोड़ा टेम्परेचर में एकदम तेज़ी से उछाल आ रहा है, जबकि ये फरवरी तक बहुत ठंड रहती थी और फरवरी में ही वो मौसम परिवर्तन के कारण जो थोड़ा 10 या 15 दिन पहले आम आ जा रहा है, इसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रदेश स्तरीय महाधिवेशन आज हल्द्वानी में आयोजित किया गया, जिसमें पहले दिन नैनीताल जिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। आपको बता दें, धर्मानंद खोलिया जिलाध्यक्ष और ईश्वरी दत्त भट्ट महामंत्री समेत जिला कार्यकारिणी को एसडीएम ने शपथ दिलाई, जिसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें निर्विरोध रूप से वरिष्ठ पत्रकार दया जोशी को प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वहीं समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकार व समाज सेवियों को शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे उत्तराखंड के पत्रकार भाइयों का दिल से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं सरकारों से भी एक बोल्डली कहना चाहती हूँ, स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि हमें पत्रकार कल्याण, पत्रकार सुरक्षा कानून और हमारा दुर्घटना बीमा और पत्रकार जीवन बीमा, अभी तक हमारी सरकारों में हमने कितनी चिट्ठियाँ दे दी हैं। अगर कोई भी पत्रकार साथी आरटीआई लगाएगा तो हमारी चिट्ठियों का वो उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। देहरादून से खबर है, जहां स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार कोशिश में है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य लोग शामिल हुए। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो भारत सरकार द्वारा एनुअल सर्वे है क्लीनलीनेस का, विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे इन द वर्ल्ड, उसी की प्रक्रिया के दृष्टिगत इस बार विशेष प्रयास किए गए हैं कि देहरादून शहर की स्वच्छता रैंकिंग इम्प्रूव हो और उसमें जो विभिन्न मानक दिए गए हैं, स्वच्छता रैंकिंग के पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हमने जो पिछली बार हमारी कमियां रह गई थी उनको ध्यान देते हुए, उन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रयास किया है कि हमारी स्वच्छता रैंकिंग इस बार इंप्रूव हो। देहरादून कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को जनसुनवाई की गई, जिसमें विभिन्न समस्याएं सामने आई। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोर्ट, सोशल सर्विस और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। वहीं जिलाधिकारी ने समस्याओं के जल्द निवारण का आश्वासन दिया है। आज के दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें दोज आर ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। आज के दिवस में अल्मोड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष बैठक में महेश नयाल को नए जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और महेश नयाल का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि वे सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बनाते हुए भाजपा को और मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और अपने जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी अहम भूमिका, जिम्मेदार जिलाध्यक्ष की भूमिका दी है। मैं उसके लिए अपनी सभी पार्टी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और कोशिश करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्देश पार्टी के होते हैं उसके अनुसार मैं सबको साथ लेके, सबको साथ, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ कार्य करने का काम करूँगा और सभी लोगों को सम्मानजनक तरीके से जब पार्टी के लिए जो पार्टी के हित में अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करने का काम करूँगा।
पिथौरागढ़ डिपो की एक बस सोमवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित होकर बस चंपावत के सिन्यारी के पास सड़क पर पलट गई। बस पलटने की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बस से बाहर निकाला। बस दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही थी। चलथी चौकी प्रभारी ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। रोडवेज बस चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया। उत्तराखंड के देहरादून में आए दिन जाम लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि ऐसे जाम में एम्बुलेंस भी फंस जाती है, लेकिन अभी तक यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई उपाय नजर नहीं आ रहा और दून अस्पताल वाले चौक पर ट्रैफिक को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल यातायात संभालना देहरादून में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम तहसील चौक के बिल्कुल नजदीक हैं। अगर आप चौक देखेंगे, ये दून हॉस्पिटल का चौक है। अपने सहयोगी से कहूँगा, लगातार यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। अभी तक क्या कुछ रोड मैप है, क्या प्लान है, पता नहीं, लेकिन कभी भी अगर आप आएंगे, अक्सर यहाँ एम्बुलेंस जब मरीज को लेकर के आती है तो वो भी यहाँ आपको फंसती नजर आएंगी। ये इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है, ये तहसील चौक से आता है और सीधा जो चारों तरफ का जो एरिया है वो दून हॉस्पिटल का क्षेत्र है, उधर नगर निगम है। लेकिन यही स्थिति अक्सर ट्रैफिक की यहाँ बनी रहती है। ट्रैफिक संभालने के लिए अगर आप देखेंगे, महिला पुलिसकर्मी यहाँ नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है और लोगों को परेशानी होती है। बच्चे जो आते हैं उनको परेशानी होती है, मरीज़ जो आते हैं उनको परेशानी होती है। आखिर क्यों यहाँ का जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्या इसके पीछे वजह है? क्योंकि ये सिर्फ आज का मामला नहीं है, ये रोज़ अगर आप इस चौक पर आएंगे तो आप ट्रैफिक को यहाँ ज़रूर देखेंगे। अभी भी जो वहाँ तक लाइन इधर लगी हुई है, उधर से अगर जो आने वाला द्वारका स्टोर से जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ फंस जाता है। तो पूरे चौक ये अक्सर जाम यहाँ रहता है। तो यातायात जो पुलिस है उसको कुछ और यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रोज़ देहरादून जो दून हॉस्पिटल है उसके आसपास आगे अगर आप देखेंगे तो ज़िला कलेक्ट्रेट है, एसएसपी ऑफिस है, आईजी ऑफिस, सब इधर ही नगर निगम दून अस्पताल के आसपास का ये सारा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ ट्रैफिक अक्सर ऐसे ही यहाँ देखने को मिलता है और जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, TV24। रुद्रपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस कहर बनकर टूटी और घर में घुसकर नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नशे के खिलाफ सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने यूपी के बरेली से नशे के सौदागरों को खदेड़कर हिरासत में लिया है। देखिए नशे के खिलाफ ऊधम सिंह नगर पुलिस की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? नशे के खिलाफ एक्शन में ऊधम सिंह नगर पुलिस यूपी में जाकर की सर्जिकल स्ट्राइक। 300 पुलिस जवानों के साथ ड्रग माफिया को पकड़ने पहुंचे उत्तर प्रदेश। एक्शन में दिखे एसएसपी मणिकांत मिश्रा 25 आरोपियों को धर दबोच कर लाई उत्तराखंड। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप। ऊधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में 70 गाड़ियों से 300 पुलिस जवानों के साथ ड्रग माफिया को पकड़ने उत्तर प्रदेश पहुंचे। जनपद को नशा मुक्त किए जाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कमान संभाली और पुलिस टीम के साथ योजनाबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के अग्रास, फतेहगंज पश्चिमी और आसपास के अन्य स्थानों पर दबिश दी। खास बात यह रही कि पूरी सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने खुद संभाला। होंगे या पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाएंगे, वो ले आके गाड़ी में बैठाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए अलग टीम बनी। ऊधम सिंह नगर की पुलिस की धमक कल रात उत्तर प्रदेश के बरेली में दिखाई दी, जब नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊधम सिंह नगर पुलिस ने 25 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड पुलिस की इस कार्रवाई से बरेली के नशा तस्करों में हड़कंप मच गया। इधर वाला कौन दे भाई? उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का फतेहगंज और अग्रास क्षेत्र नशा तस्करों का एक बड़ा गढ़ बन गया है। उत्तर प्रदेश में जब भी पुलिस नशा डीलरों को गिरफ्तार करती तो उनका कनेक्शन कहीं न कहीं इन दोनों क्षेत्रों से जुड़ा रहता है। ये दोनों क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पहाड़ी राज्यों के लिए सिरदर्द बन गए थे। इसी कारण काफी समय से फतेहगंज और अग्रास क्षेत्र ऊधम सिंह नगर पुलिस के रडार पर था। इसी कारण इन नशा तस्करों को ट्रेस करने के बाद कल रात
उनके खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 300 पुलिस कर्मियों और 70 वाहनों के साथ फतेहगंज पश्चिमी और अगरास में एक साथ धावा बोला गया। इससे पहले नशा तस्कर कुछ समझ पाते पुलिस ने करीब 25 लोगों को हिरासत में ले लिया। ये सारा अभियान उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। ये पिछले 6 महीने में उधम सिंह नगर जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध बहुत कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें कुछ ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हैं, जहां से उधम सिंह नगर में बहुत बड़ी खेप स्मैक और हेरोइन की आती थी। इसकी सूचना हमें बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी। हमने इस पर मोबाइल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के तहत जानकारी ली कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद कल उधम सिंह नगर के लगभग 300 पुलिसकर्मियों के साथ बरेली के 2 क्षेत्रों में हमने दबिश दी, जिसमें 25 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जो नशे के व्यापार में शामिल हैं, जो उधम सिंह नगर जनपद में या पहाड़ों के कई जिलों में इस स्मैक को बेचने का काम करते हैं, उनको हमने चिन्हित किया है। लगातार उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो आसपास के जिलों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां की इस व्यापार को पनपने में वहां के लोग भी सहयोग करते हैं, उन्हें भी हमने चिन्हित किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।